हम लोग फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक नहीं इंटर परीक्षा 2027 के लिए रुके हुए थे। तो हम कहीं खाली ई आयल है, तो हम उधर से इधर आए तो यो आयल है, यो तब चलो शुरू करते हैं। ठीक, तो पहले ही आए थे तो बोलवे नहीं कि है कि हम आए हुए हैं। देखो यहाँ पे भ्रूण पोष यानी एंडोस्पर्म है ना। इसमें क्या है कि भ्रूण पोष हम बताए थे किसमें बनता है, कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है ना। नर युग्मक निषेचन के बाद क्या होता है छोटू, निषेचन के बाद जब युग्मक का संलयन होता है तब भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ये हम आप लोगों को बता चुके थे, बताए थे कि ये 3 प्रकार के होता है ना। कौन? केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक भ्रूणपोष। समझे? अब देखो केंद्रीय भ्रूणपोष में क्या था कि एकरा में जो है ना आवृत बीजी पौधे में पाए जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूणपोष है, जिसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र बिना कोश का भित्ति के यहाँ पर निर्माण होता है। वो केंद्रीय विभाजन के द्वारा होता है। कि कहाँ पे पाया जाता है जी? इसका एकदम सिंपल उदाहरण जो है वो नारियल का पानी। ठीक, हाँ सब पढ़ावल वही रिविजन बता रहे हैं। कोशिकीय था कौन जी? कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या कोशिका भित्ति होता था, है ना। कोशिका भित्ति के निर्माण के बाद ही ये बनता है। ठीक है, जैसे मैं इसका अगर हम तुमको बताए तो नारियल का जो उजला उजला दीवार होता है उसमें कितना बजा सर? टाइम कितना हुआ तो बताओ। तो इतना बजा तक कैसे काम चलेगा? क्या कर रहा था उतने दिन से? अंजलि साइकिल लेट से ले गई, तू लेट से आया? पैदल नहीं निकलना था? बताओ। तो आओ सवेरे निकलो घर से, 8:30 हम निकल जाओ घर से, कौन दिक्कत है? बनने तो है रास्ता में तो भर रास्ता स्कूल हो गया है। तो 8:30 में निकलेगा तो आधा तो स्कूल के लेकर मिल जाएगा। जाओ बैठो। 8:30 में निकलेगा तो आराम से लेकर मिलता है स्कूल के। तुम बैठ के चलाएगा, कोई बोल देगा बैठ के चलाएगा, बैल कहीं के। देखो अब माध्यमिक यानी हेलोबियल भ्रूणपोष विकास का एक विशिष्ट प्रकार का क्या है जी? एक मुख्य रूप यानी एक बीजपत्री में पाया जाता है ना। एकरा में क्या होता है? केंद्रीय न्यूक्लियस और एक दोनों के बीच में, मान लो केंद्रीय है आई वाला न्यूक्लियस, तो इसके बीच में कौन पाया जाएगा जी? माध्यमिक, है ना। इसका नाम में था माध्यमिक। बाकी सब जानते हैं कि बता चुके थे कि कौन कौन चेंबर एकरा में होता है। 2 गो चेंबर था। कौन जी? एगो माइक्रोपाइलर चेंबर, आयो कौन था? चैलेजल चेंबर, है ना। ये वाला छोटा था, ये वाला बड़ा चेंबर था। देखो आज जो हम लोग को पढ़ना था भ्रूणपोष से संबंधित संज्ञाएं, है ना। टर्म कौन कौन से टर्म है, ठीक, आपको हम बता दे रहे हैं। सूरज बोला था, इसको हम बोले थे कि कह देना फोन करके, लेकिन ये नहीं कहा है। ठीक, समझे ना। तो पहुंच जाना है हिरावनपुर, आज कुछ खाना नहीं है। ठीक, पहुंच जाना है खाली, समझे। अब देखिए यहाँ पे भ्रूणपोष से संबंधित कुछ क्या है? संज्ञाएं। विभिन्न लक्षणों के आधार पर भ्रूणपोष के कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे भ्रूणपोषी, फिर क्या है यहाँ पर अभ्रूणपोषी, फिर क्या है यहाँ पर जी छोटू? जिनिया, मेटाजिनिया, कमीर भ्रूणपोष। ठीक, ये सब यहाँ पर पाया जाता है। तो ये सब क्या है? इसके बोल सकते हैं कि इसका एक भाग बोल सकते हैं कि इससे क्या है? जिसका भाग है। ठीक, अब देखो भ्रूणपोषी क्या है? भ्रूणपोषी तो देखो जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है, यानी जो परिपक्व बीज में बिया जो होता है वो परिपक्व हो जाता है, उसके बाद जो भ्रूण रहता है ना, उन्हें भ्रूणपोषी या एंडोस्पर्मिक बीज कहते हैं। इस प्रकार का एंडोस्पर्मिक अरंडी यानी फिर क्या हो जाएगा? गेहूं, मक्का, ये सब में ऐसा तुमको पाया जाता है भ्रूणपोषी। भ्रूणपोषी किसमें पाया जाता है जी? एगो ये वाला है, गेहूं है और मक्का, ये सब में भ्रूणपोषी वाला भ्रूण पाया जाता है। ठीक,
अब यहाँ पर देखिए, अभ्रूणपोषी, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष का अभाव होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं जी? नाम है मतलब क्या? कम, है ना? भ्रूणपोष, भ्रूण है लेकिन क्या जी? कम रहता है, उसे क्या बोलते हैं जी? नॉन एक्सोडर्मिक, नॉन एंडोडर्मिक्स, है ना? नॉन एंडोडर्मिक बोलते हैं इसको, यानी बोल सकते हैं कि नॉन एंडोडर्मिक बीज कहते हैं, है ना? एंडोस्पर्मिक, ठीक। अब यहाँ पर देखो, भ्रूण अपने विकास की क्रिया में लगातार दम क्या करता है जी? भ्रूण कोश में इकट्ठे भोजन को क्या करता है? खींचता है और अंत में उसको बिल्कुल खत्म कर देता है, एकदम शून्य कर देता है। जैसे में तुमको देखने को मिलेगा सीम में क्या होता है जी? अभ्रूणपोषी होता है। चना में क्या होता है जी? अभ्रूणपोषी होता है। मटर में क्या होता है जी? अभ्रूणपोषी। मूंगफली में, यानी इस सब में क्या होता है जी? अभ्रूणपोषी है। इतना ही आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे? चार्विताभ भ्रूणपोष। देखो, परिपक्व भ्रूणपोष की सतह यदि अनियमित तथा असमान हो, अगर क्या परिपक्व भ्रूणपोष है और ओकरा में क्या होगा जी? यहाँ पे भ्रूणपोष जो होगा ना वो अनियमित होगा और असमान होगा, है ना? अगर असमान होगा तो उस प्रकार के भ्रूणपोष को हम लोग क्या बोलते हैं जी? चार्वित भ्रूणपोष, यानी रूमिनेट एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है। चार्विताभन बीजा आवरण अथवा स्वपराग पोष की सक्रियता के कारण होती है। उदाहरण के लिए सुपारी, है ना? फिर यहाँ पे क्या है जी? मिरिस्टिका, है ना? ये सब में जो होता है तुमको अनियमित रूप से भ्रूणपोष देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं जी? चार्विताभ भ्रूणपोष कहते हैं। सुपारी में गहरे रंग अतः बीज आवरण के अंदर की ओर हल्के रंग का क्या होता है? भ्रूणपोष में घुसा हुआ है, यहाँ पर तुमको दिखेगा, है ना? ये सब तुमको अगर एथी रहता तो दिखा देते, है ना? लेकिन हम खोजे यहाँ पे तब मिलवे नहीं कह सबके बिया। जीना एवं मेटाजीनिया। अब देखो, अब जो होता है भ्रूणपोष के एक और पार्ट होता है, एक और भाग होता है जिसका नाम क्या है जी? जीनिया, है ना? या इसको बोल सकते हैं मेटाजीनिया। जीनिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन के थे? फोके, है ना? कौन के थे जी? फोके। कब के थे? 1881 में किया था। इसमें पराग कणों का बीज या फल गुण पर तुरंत या सीधा प्रभाव दिखाने के लिए किया जाता है ना? वर्तमान में जीनिया शब्द का प्रयोग भ्रूणपोष पर पराग कणों के गुणों के प्रभाव तक ही सीमित रह गया है। कहां तक सीमित रह गया है जीनिया के गुण जी? भ्रूणपोष के पराग कण तक क्या रह गया है? वो सीमित रह गया, उससे अभी आगे नहीं हुआ है। भ्रूणपोष के बाहर के का एक उत्तक पर पराग कणों के प्रभाव को मेटाजीनिया कहा जाता है। याद रखना, भ्रूणकोश के बाहर में जो कायिक उत्तक होता है पराग कण के अंदर में, उसके ऊपर प्रभाव जो होता है, उसी प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं जी? मेटाजीनिया कहते हैं, है ना? उदाहरण के लिए आपको मक्का मिल जाएगा, है ना? जबकि मेटाजीनिया का सबसे सामान्य उदाहरण क्या मिलेगा आपको जी? खजूर, है ना? पहले था कि खजूर से पिटाओ तो हो जाएगा क्या जी? विद्या हजूर। समझा? चलो, अब उसके बाद क्या है? तो भ्रूणपोष तुम्हारा क्या टोटल खत्म हो गया। अब है अनिषेक फलन, मतलब बिना निषेचन के फलन। बिना निषेचन के फल बनता है यहाँ पे। अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि जो फल बन रहा था वो निषेचन के बाद निषेचन के बाद बन रहा था, है ना? क्या बन रहा था जी? ओभरी से, यानी अंडाशय से। अंडाशय से क्या बनता था जी?
अंडाशय से फल बन रहा है, और यहां पर किससे बन रहा है? बीजांड। बीजांड से क्या बन रहा है जी छोटू? बीजांड से क्या बनता है? बीज, यानी बिया, बीज। समझे? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए अब चलते हैं आगे, बिना इसको देख लेते हैं। कुछ पौधे में निषेचन के बिना ही फल का निर्माण, समझे? बहुत सारा तुमको देखने को फल मिलेगा जेकरा में बिना निषेचन के ही क्या बन जाएगा जी? फल का निर्माण हो जाता है। निषेचन के बिना फल की उत्पत्ति की क्रिया को हम लोग को क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन, यानी पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण में क्या है जी? केला, अनानास, संतरा, अंगूर, ये सब जो होते हैं बिना निषेचन के ही उसमें फल का निर्माण होता है। समझे? बिना निषेचन। निषेचन क्या होता है बता तो छोटू? थी हाँ, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर क्या बनता है? जब संलयन होता है, तब मिलता है, तब उसे निषेचन कहते हैं, और जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है जी? निषेचन की क्रिया हो ही नहीं रहा है। जब होवे नहीं करेगा तो जाइगोट भी नहीं बनेगा, बीजांड भी नहीं बनेगा, है ना? समझे? तो यहाँ पर याद रखिए, अकेला बिया होता है? नहीं होता है। हाँ, हम वही बोले लाली, तो लोग कहा कि हाँ हो है, करिया करिया ना रहा है। अंगूर में बिया होता है? देखिए, कहाँ देखिए छोटी? आहा, होता है ना, उनमें होता है, अंगूर में नहीं होता है, अनानास में बिया नहीं होता है, ठीक, न केला में होता है। समझी? होगा में होता तो होता है। अब देखो कहा, और यहाँ पर देखो, फिर एगो सेब है, सेब में तुम देखेगा ना, अरे बिया का में रहता है, लेकिन एगो रहता है, एक आध गो रहता है ना? आप पांच छह को तू कैसे देख लिया? एगो, हाँ एगो दूगो खूब रहेगा तो। अरे भाई तू दिखा देगा, तू करिया आदमी तू कहीं से भी ला देगा। ठीक, अब देखो सुनो बोले, अनिषेक फलन निम्नलिखित कारणों से हो सकता है। कैसे जी? परागगण तथा निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीज का विकास प्रारंभ हो जाता है, परंतु यह विकास कुछ समय बाद रुक जाता है ना? इस प्रकार के निर्मित फल में कम विकसित बीज उत्पन्न होते हैं, जैसे में अंगूर, है ना? ठीक, अब उसके बाद देखो यहाँ पे, परागकण तो होता है परंतु निषेचन के क्रिया नहीं होती है। ऐसा स्थिति में वर्तिकाएं पर अंकुरित हो रहे परागकण की अंडाशय को फल बनाने हेतु उत्पीड़न यानी स्टिमुलेट प्रदान करता है। परागकण तथा निषेचन दोनों मतलब क्या होता है जी? इसमें नहीं होता है, जैसे केला में, है ना? इस सब में परागकण क्रिया नहीं होता है, यानी निषेचन क्रिया नहीं होता है। देखो ये सब में जो होता है ना, बीज का निर्माण होता रहता है शुरू से, लेकिन क्या होता है कि इस सब में तुमको देखने को मिलेगा कि जैसे ही निषेचन क्रिया मतलब बीज का निर्माण हो रहा था, लेकिन इसमें निषेचन क्रिया हो ही नहीं रहा है, परागण क्रिया हो ही नहीं रहा है। जब परागकण यानी परागण की क्रिया जब नहीं होगा तो परागण होगा तब ना बीजांड से क्या बनेगा जी? बीज बनेगा, और अंडाशय से क्या बन जाएगा? फल बन जाएगा। एक में परागण क्रिया होवे नहीं करता है, इसलिए एक में अपरिपक्व बीज रहता है, यानी वो बीज पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, और जितना भी जो रहता है ओवरी जो रहता है यानी अंडाशय जो रहता है, वो अंडाशय से क्या बन जाता है? फल खाली बन जाता है। ठीक, और उसमें बीज का निर्माण एकदम अपरिपक्व रहता है, अपरिपक्व वो बीज की गिनती में से नहीं आता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, बीज रहित फलों की मांग होने के कारण उद्यान विज्ञान में बीज रहित फलों के विकास पर जोर दिया गया है ना? बहुत सारा बीज, इसमें देखो
केला इस समय तुमको बीज तो देखने को मिलता नहीं, तो ऐसा तो होता नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे तुमको क्या होगा जी, यहाँ पे अब उसका मांग जो होने लगा ना, बिना बिया वाला फल के मांग होने लगा चारों पट्टी, समझी। तो अब क्या किया वैज्ञानिक लोग का किए कि उसको निषेचन करवा करवा के एक अलग तरह के तरीका से बनाने लगे। निषेचन नहीं बोलेंगे, कोई प्राकृतिक, कोई मतलब आर्टिफिशियल तरीके से क्या करने लगे जी, वो वहां पर तैयार करने लगे, है ना। और तैयार करके वो अच्छा अच्छा किस्म वाला बनाने लगे, है ना। सेव भी अच्छा अच्छा किस्म का बन रहा है, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन उसमें भी अब बनता है। और आर्टिफिशियल और हाइब्रिड वाला भी अब तुमको देखने को मिलता है। कौन? सेब का पेड़, फिर तुमको मिलेगा केला का पेड़ भी हाइब्रिड तुमको देखने को मिलेगा, समझी। फिर तुमको आम का पेड़ भी हाइब्रिड देखने को मिलेगा। तो सभी अलग अलग तरीके से मिल रहा है, लेकिन उद्यान विज्ञान के द्वारा जो है ना, यहाँ पर लोग जो है बिना बीज वाला फल का निर्माण करना शुरू कर दिए हैं। बीज रहित फलों के विकास के लिए कुछ रसायनों, विशेषकर हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे में क्या है यहाँ पर, एंडोल एसिटिक एसिड, इसका नाम है IAA। इसका उपयोग कहाँ होता है? बिना बीज वाला फल पर होता है। क्यों होता है? इसको एक और नया मतलब प्रजाति को बनाने के लिए, चाहे एक नया मतलब पौधा को बनाने के लिए, चाहे एक फल को बनाने के लिए, ठीक। फिर 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड, यानी एसिटिक एसिड, यानी 2,4 डाई या 2,4, यहाँ बोल सकते हैं इसको शॉर्ट रूप में बोल सकते हैं 2,4-D भी बोल सकते हैं, या 2,4 डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, या इसका एक और नाम है, एक और हार्मोन है, सब हार्मोन है, ब्यूटाइरिक एसिड इत्यादि। ये सब का उपयोग कहाँ होता है जी? बिना बीज वाले फलों पर यहाँ पर ऐसा किया जाता है, ठीक। अब देखो भ्रूण का विकास, भ्रूण एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। निषेचन के बाद का निर्माण होता है ना। हम लोग जानते हैं बढ़िया से कि जब निषेचन होता है, जब निषेचन की क्रिया होती है तो जाइगोट युग्मनज का निर्माण होता है, समझे। जाइगोट कैसा रहता है? 2n की n रहता है। जाइगोट एक्चुअली में 2n होता है, समझे। कोई यहां पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है कि निषेचन के बाद क्या होता है जी? अंडाशय यानी अंड कोशिका युग्मनज का निर्माण करती है। जाइगोट से भ्रूण निर्माण होता है, यानी बोल सकते हैं यहां बोल सकते हैं हम लोग ना कि जाइगोट से क्या बनता है जी? देखो पहले बोलेंगे कि दो युग्मनज, यानी नर युग्मनज, युग्मनज नहीं, युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलेगा और मिलकर क्या करता है जी? बताओ। जाइगोट है ना। अब यहां पर तुमको क्या देखने को मिल जाएगा कि जब जाइगोट जाइगोट विकसित होकर क्या बनता है जी? जाइगोट विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं?
इस क्रिया को भ्रूण उद्भव, क्या बोलते हैं इसको जी? भ्रूण उद्भव कहते हैं, है ना, भ्रूणोद्भव, ठीक कहते हैं। एकदम इसको आप लोग अच्छा से याद रखिए, है ना, इतना याद रखिए। इसमें अगर हो सकता है कि आपको भ्रूण उद्भव आए तो इतना भी लिख दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा जी, आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखो, युग्मनज प्रांक भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है और इसके सापेक्ष गोलाकार, फिर क्या होता है जी, हृदयाकार और परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। हृदय के आकार का भी क्या बनता है जी, ऐसे हो जाता है, हृदय का आकार का भी बनता है और ये गोलाकार भी बनता है, समझे। अब हृदय में तो थोड़ी ना ऐसे हृदय होता है, ऐसे ही थोड़ी ना हृदय है, ठीक, ऐसे नहीं होता है, पर ये रहता है, ये रहता है, ठीक। तो इतना अच्छा बताओ, खाली नीचे क्या रखेगा, ऊपर का नहीं रखेगा, ठीक। बिना ऊपर का काम होगा निचल का में, चलो देखा जाए। अच्छा, फिल्मों में, अच्छा। अब देखो बोले, एक प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूण क्या होता है जी, भ्रूण अक्ष तथा 2 क्या होते हैं जी, बीज पत्र समाहित तो होते हैं। चलो यहाँ पे पहले फिगर देखते हैं, कौन गया फिगर, यहाँ वहां पे देखो, यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे तुम फिगर देखो, और भी कहाँ फिगर था, अपने फिगर था। हाँ, तो गजब गजब नहीं रहेगा। देखो यहाँ क्या है, यहाँ पर देखो बीज पत्र है ना, क्या है, भ्रूण है, तो यहाँ पर देखो तुमको बीज पत्र भी देखने को मिलता है, ठीक, समझे। अब यहाँ पर देखना, बीज पत्र के स्तर से ऊपरी भ्रूणीय अक्ष क्या होता है जी, प्रोटीन यानी एपिकाटिल बीज पत्रोक्त, क्या है, बीज पत्रोक्त परिकर होती है, जो प्रांकुर या स्तंभ सिरे पर प्रायः समाप्त होते हैं, ठीक है। बीज पत्राधार में बीज पत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन जो मूलांत सिरा या मूलज के शीर्षांत पर समाप्त होती है, या मूल क्या जी, मूल शीर्ष या ढक्कन द्वारा आवृत होती है, जिसे हम लोग मूल गोप कहते हैं, यानी मूल गोप। जैसे मैं यहाँ पर तुम देख सकते हो, मूल गोप करने हैं जी, यहाँ पर ये देखो, है ना, यहाँ पर तुमको ऐसी रचना देखने को मिलेगा, समझे। यही वाला क्या होता है जी, यहाँ पर मूल गोप होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बीजपत्री भ्रूण केवल एक बीजपत्र होता है। घास परिवार में एक बीजपत्र को यहाँ पर तुमको रहता तो क्या बोलते हैं जी, एस्कुटेलम, क्या बोलते हैं इसको, है ना। याद रखना कि एक बीजपत्री में भ्रूण केवल एक बीजपत्र होता है, और ये कौन से परिवार में देखने को मिलता है जी, घास वाला में देखने को मिलता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कुटेलम। ये एस्कुटेलम देखो यहाँ पर ऐसे होता है, ये, हाँ नहीं, ये सब में बता रहा है, भ्रूण पोष में बता रहा है कि ज्यादातर किस में रहता है जी, एस्कुटेलम कहाँ होता है, एस्कुटेलम ज्यादातर कहाँ होता है, घास वाला फैमिली में होता है, घास वाला परिवार में होता है, ठीक। अब देखो, जो भ्रूणीय अक्ष के एक तरफ स्थित होता है, इसके निचले सिरे पर भ्रूण पोष अक्ष में एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदी परत से आवृत होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, मूलांकुर चोल कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा, करना है मूलांकुर चोल, यहाँ पर देखो सबसे लास्ट में ऐसा उभरा हुआ रचना रहेगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, मूलांकुर चोल कहते हैं, है ना।
स्कूटेलम के जुड़ाव के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं जी, बीज पत्र परिक कहते हैं, है ना। यहाँ पर फिर उसके बाद देखो इसके यानी बीज पत्र परिक में परोह शीर्ष तथा कुछ आदि का क्या है यहाँ पे कालिक आध पर्ण होते हैं, जो एक खोखला पर्णीय संरचना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको प्रांकुल चोल कहते हैं। प्रांकुल चोल करने हैं, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर ये प्रांकुल चोल है। एनसीईआरटी के बुक निकालो, वहां पर तुमको देखने को मिलेगा, है ना छोटी वाला में। अब देखो जल में कुछ बीज जैसे में गेहूं, मक्का, मटर, चना, मूंगफली को रात भर पानी में भिगो दो, छोड़ दो पानी में भीगने के लिए। अब इसके बाद जो होगा बीजों को छीलें और उसे खोलें तथा भ्रूण एवं बीज के विभिन्न भागों का अवलोकन करने पर तुमको दिखेगा उसमें भ्रूण कैसा है, समझा, है ना। उसमें भ्रूण कैसा है कैसा तुमको नहीं है, उसमें तुमको देखने को मिलेगा और अच्छे से उसमें संरचना तुमको सब संरचना को तुमको मिलेगा, ठीक है। अब एक में देखो भ्रूण पढ़ रहे थे, अब बहु भ्रूण यानी एक से ज्यादा वाला भ्रूण। देखो जब एक बीज के अंदर एक से अधिक अगर भ्रूण रहता है तब इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं जी, बहुभ्रूणता कहते हैं, और यहाँ पे पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं इसको। यानी एक से ज्यादा होगा तो उसे क्या बोलेंगे, बहुभ्रूणता कहेंगे। क्या बोलेंगे छोटे, इसको बहुभ्रूणता कहेंगे। यह अवस्था कहाँ पे पाया जाता है जी, ज्यादातर अनावृत बीज में ज्यादा पाई जाती है, तथा आवृत्ति में क्या होता है, यहाँ पे आवृत बीज में कम पाया जाता है। इसका मतलब हम आप लोगों को कई बार बता चुके हैं, ठीक। आवृत बीजी पौधे में जैसे में क्या होगा जी, यहाँ पे आम, नींबू के बीज में सामान्यतः बहु भ्रूणता पाई जाती है ना। हाँ क्या, हाँ पाया जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अब उसके बाद यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा, हाँ बहुभ्रूणता की खोज कौन किया था जी, तो यहाँ याद रखना ल्यूवेन हॉक ने कब के थे, 1719 में। कब के थे जी, 1719 में किए थे, समझे। तो ये आप लोग अच्छा से याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखो बहुभ्रूणता के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन जी, एगो सत्य बहुभ्रूणता और एगो क्या होता है असत्य बहुभ्रूणता, है ना। देखो जब भ्रूण कोश है ना में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो तब उसको बोलते हैं सत्य बोलते हैं, है ना। और जब एक से अधिक भ्रूण कोश की उपस्थित उत्पत्ति दो या दो से अधिक भ्रूण कोश से होता है, अगर देखो एगो से, देखो अगर एगो से अधिक अगर भ्रूण रहता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, सत्य भ्रूणता कहते हैं। अगर यहाँ पे एक से अधिक भ्रूण हो या भ्रूणों की उत्पत्ति कितना से होगी, दो या उससे अधिक भ्रूण कोश से होता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असत्य बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक। अब देखो इसका क्या है, यहाँ पर बहुभ्रूणता के कारण क्या है, बहुभ्रूणता के यहाँ पे कारण जो होता है वो निम्नलिखित है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर तुमको देखने को मिलता है। जैसे में तुमको क्या मिलेगा यहाँ पर देखने को जी, एक जब बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश हो, मान लो कि जब एगो बीजांड में एगो से अधिक भ्रूण होगा तब का में बहुभ्रूणता तुमको देखने को मिलेगा। जब भ्रूण कोश में एक से अधिक क्या होगा जी, अंड कोशिका यानी जो भ्रूण होगा, भ्रूण कोश जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फीमेल यानी बीजांड भी बोलते हैं, ओकरा में अगर एगो से ज्यादा पर क्या रहेगा जी, अंड कोशिका रहेगा। कौन वाला, यहाँ पर देखो ऐसे बनाए थे, यहाँ पर था ऐसे करके, तो यहाँ पर ई वाला, एक मान लो कि एगो से ज्यादा रहेगा तब क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, यहाँ पर तुमको बहुभ्रूणता देखने को मिलता है। जब निषेचन के पश्चात अंड कई छोटे छोटे भागों में, मान लो कि निषेचन हुआ और ये जो अंड कोशिका जो था यहाँ पे वाला, ये छोटे छोटे भागों में पहले टूट जाता है
टूट कर विभाजित हो जाता है तो प्रत्येक से वो अलग नया भ्रूण का निर्माण होता है, तब तुमको क्या देखने को मिलेगा जी, बहुभ्रूणता देखने को मिलता है। जब भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो, है ना, मान लो कि यहाँ पे भ्रूण कोश से कोई भी कोशिका का निर्माण होता है, तभी तुमको क्या देखने को मिलेगा जी, बहुभ्रूणता देखने को मिलता है। जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की गहरी बाहरी ना बाहरी कोशिकाओं से होता है ना, यानी बाहरी कोशिका से होता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, बहुभ्रूण को देखने को मिलता है। ठीक, अब इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व भी अच्छा खासा एक है। बहुभ्रूणता उद्यान वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना, समझे। इसके द्वारा एक ही तरह के पौधों का निर्माण मतलब किया जा सकता है। अब मान लो कि ढेर माने भ्रूण है, उस सबसे क्या होगा जी, ढेर माने क्या बनेगा, बिया भी बनेगा, है ना, और ढेर माने अलग अलग बिया बनेगा, तो एक ही गो से क्या होगा जी, एक ही भ्रूण से ढेर माने तुमको एक ही संरचना से, एक ही फल में से ढेर माने पौधा भी निकालने के मौका मिल सकता है ना। जैसे में तुमको राई सरसों सब होता है, उसमें क्या होता है, बहुभ्रूणता देखने को मिलता है। ठीक, पुत्री पौधे में मातृ पौधे के गुण क्या होते हैं जी, विद्यमान रहते हैं। मान लो कि कोई पेड़ रोप रहे हैं, उसके जो अगला पीढ़ी होगा उसमें पहले वाला पीढ़ी वाला गुण ओकरा में मौजूद रहता है। ठीक, तो इसको आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा। अब क्या जी, असंग जनन, है ना, देखो, तो असंग जनन में क्या है, असंग जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है ना, जो लैंगिक जनन की नकल करता है ना, जिसमें बिना निषेचन या युग्मक संलयन के सीधे बीजांड से बीज या भ्रूण भी यहाँ पर विकसित होता है। समझे, यहाँ पर देखो ये किसका करता है नकल, ये चाहता है कि हम किसके साथ कैसा करें जनन, लैंगिक जनन, लेकिन लैंगिक जनन नहीं होता है, और सीधा क्या करता है जी, बिना युग्मक के निषेचन होते ही, बिना युग्मक के निषेचन हुए ये क्या करता है, तुम्हारा भ्रूण कोश का विकास करता है, बीज का विकास करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंग जनन। असंग जनन मतलब क्या, होना चाहिए होता है कौन सा, अलैंगिक, लेकिन करना कौन चाहता है जी, लैंगिक, लेकिन हो नहीं पाता है, अब बिना निषेचन के ही काम करना शुरू कर देता है। ठीक, वही नकल करता है, चाहे नकल करता है इसके जैसा करता है। ठीक, जैसे में इसका उदाहरण कौन है जी, नींबू, फिर है आम, कुछ घास के पौधे, बहुत सारे घास के अलग अलग पौधे होते हैं, वो भी क्या करते हैं जिसका नकल करते हैं। अब एक प्रकार है ना, और बिहान इसका ये देखो, बिहान क्या हो जाएगा, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। समझे, देखो, असंजनन के प्रकार, अनावर्तीय असंजनन, देखो एक में क्या होता है ना कि अगुणित अंड कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण बनाता है। यहाँ पे बिना कोई निषेचन होले ही क्या कर लेता है जी, भ्रूण। में एक अंड कैसा रहेगा, अगुणित यानी वन रहेगा, यानी एन रहेगा। ऐसे पौधे आमतौर क्या होते हैं जी, बांझ। जैसे में तुमको पपीता का ढेर सारा तुमको देखने को मिलेगा पौधा, जकरा में फूल तो लगता है लेकिन ओकरा में फल नहीं लगता है, वो आता है अनावर्ती असंजनन में। ठीक, आवर्ती असंजनन में क्या होता है जी, कि भ्रूण कोश की इसमें कौन सा, इसमें इसके कोशिका कैसा रहता है, द्विगुणित रहता है, यानी डिप्लॉयड रहता है, और भ्रूण एकरा में विकास होता है। ठीक है, समझे। और अस्थायी भ्रूणता क्या है जी, यहाँ पे बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिकाओं से क्या होता है, यहाँ पर भ्रूण बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर जी, अस्थायी भ्रूणता कहते हैं। ठीक, ये चैप्टर क्या हो जाएगा जी, कल खत्म। समझे, तो कल खत्म ये वाला हो जाएगा, तो परसों का में क्या हो जाएगा जी, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट हो जाएगा। ठीक, परसों है ना, परसों रहेगा ना, उसको कह रहे हैं उसको
हाँ, तो का हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं। भर गांव भी आए होते रहेगा तो हम भर गांव मतलब बंद कर दे रहे हैं, खुला रहेगा। हाँ तो ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा टेस्ट। चलो आज के लिए इतना है।